नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। गाइज, श्वसन तंत्र की 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये भैया 5वीं क्लास है, यानी कि भाग 5 है। गाइज, कल के वीडियो में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि फेफड़ों के बारे में पढ़ा था कि फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। गाइज, फेफड़ों का जो विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं। हमारे फेफड़ों का भार कितना होता है, हमारे फेफड़ों का रंग कैसा होता है, बड़ा फेफड़ा कौन सा होता है, हमारे फेफड़ों की संख्या 2 होती है, दोनों फेफड़ों के बीच का रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, हमारे किस फेफड़े के पास, हमारे किस लंग्स के पास हृदय स्थित होता है, और गाइज हृदय जिस गड्ढे में उपस्थित होता है उस गड्ढे को क्या कहा जाता है। हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है। हमारे फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, लोकेशन क्या है गाइज हमारे फेफड़ों की। गाइज, हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है गाइज, ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं भैया श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके अलावा साथियों डायफ्राम पढ़ेंगे हम, आइए समझते हैं। और उससे पहले साथियों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भैया श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाकर आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद में साथियों आज की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। देखिए भैया गाइज, एक बात का याद रखना, आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं श्वसन तंत्र का। नॉर्मली समझ जाने के लिए सिर्फ आपको देखिए भैया, ये है एयर यानी कि हवा, और हवा गाइज सबसे पहले प्रवेश करती है नोज से, नाक से। कहाँ से प्रवेश करती है साथियों, नाक से। नाक के बाद में साथियों ये एयर है, जो हवा है, ये पहुंचती है फेरिक्स में। फेरिक्स गाइज भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग है साथियों कौन, फेरिक्स। ये फेरिक्स वह स्थान है साथियों जहां से होकर वायु भी गुजरती है और हमारा भोजन भी गुजरता है। उसके बाद में एयर जाती है गाइज साउंड बॉक्स में। कहाँ जाती है भैया, साउंड बॉक्स में, लेरिक्स, LARYNX, लेरिक्स। इसे गाइज साउंड बॉक्स भी कहा जाता है या फिर वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह लगा हुआ होता है साथियों विंड पाइप पर। कहाँ लगा हुआ होता है साथियों, विंड पाइप पर, जिसे आप ट्रेकिया भी कहते हो, ट्रेकिया पर लगा हुआ होता है। फिर साथियों ये जो ट्रेकिया है ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है कुछ इसी तरीके से, इस तरह से 2 भागों में। ट्रेकिया का जो पहला विभाजन होता है साथियों उसे कहा जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकस। फिर आगे जाके दोबारा विभाजन होता है भैया किसका, ट्रेकिया का। दूसरा विभाजन कहलाता है साथियों ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। दिख तो रहा है ना आपको, इधर कर देता हूं कैमरे को थोड़ा। दूसरा विभाजन क्या कहलाता है इसका, ब्रोंकियोल्स। और तीसरा विभाजन साथियों कुछ इस तरीके से, जैसे कि अंगूर के गुच्छे में अंगूर लटके हुए होते हैं साथियों, इस तरीके से एक संरचना दिखाई देती है अंगूर के समान, उसे कहा जाता है एल्वियोली या एल्विलाई, वायु कूपिका कहा जाता है साथियों। तो ये हो गए आपके लंग्स। ये होता है गाइस श्वसन तंत्र का डायग्राम। ये राइट वाला लंग है आपका, लंग्स, और ये है भैया लेफ्ट वाला। राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है भैया और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पे लिखता हूं, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर एक गड्ढा होता है बाएं फेफड़े के पास, और ये इस गड्ढे में हमारा हृदय उपस्थित होता है, और इस गड्ढे को कहा जाता है कार्डियक नोच। दोनों फेफड़ों के बीच का जो रिक्त स्थान है साथियों उसे कहा जाता है मेडिया स्टेनम,
और इन फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है साथियों, उस झिल्ली को कहा जाता है पलूरा। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? पलूरा कहा जाता है। बोलो, ये सारी चीजें गाइज मैंने आपको कल पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई थी। तो इस तरीके से साथियों नॉर्मली आप समझने के लिए ऐसे श्वसन तंत्र का डायग्राम बना सकते हो। बोलो, ये सारी चीजें आपको समझ में आई? ओके भैया, अब देखते हैं साथियों, आपके जो दोनों फेफड़े होते हैं बेटा, इन फेफड़ों के जस्ट नीचे इस तरीके से एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इस मस्कुलर ऑर्गन का नाम क्या है भैया? इस मस्कुलर ऑर्गन का नाम है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। तो आइए साथियों इसके बारे में समझते हैं। आपके फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है गाइस, तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? डायफ्राम। डायफ्राम। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डायफ्राम होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये एक अंग है भैया, क्योंकि ये टिश्यूओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ये कौन? डायफ्राम। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि मांसपेशीय अंग है भैया। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं साथियों इसकी लोकेशन की। इसकी लोकेशन क्या होती है? तो हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है गाइज ये बीनीथ लंग्स। बीनीथ लंग्स हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। फेफड़ों के नीचे होता है, जस्ट नीचे होता है साथियों कौन? ये भैया डायफ्राम। मैंने कहा कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है साथियों, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या करता है साथियों? ये श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, और हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है साथियों ये वाला, हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है भैया श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। गाइज आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? अगर ऑप्शन में लंग्स होता है तो 100 में से 80% स्टूडेंट साथियों लंग्स को करके आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? आपका डायफ्राम करता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है, क्योंकि साथियों बहुत सारे ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है। लोकेशन क्या है साथियों इसकी? तो ये हमारे फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, बीनीथ लंग्स। बीनीथ शब्द यूज में लिया जाता है साथियों जस्ट नीचे के लिए, तो ये फेफड़ों के नीचे होता है। कार्य क्या है? श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। गाइज मैंने आपको बताया था कि आपका हार्ट यानी कि हृदय और जो लंग्स है साथियों किस कैविटी में उपस्थित होते हैं? ये भैया थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, बताया था ना। और मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका लीवर है, जो आपका पेंक्रियाज है, जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं साथियों, ये उपस्थित होते हैं भैया एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा में। उदर गुहा में पेट में जो खाली जगह होती है साथियों उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, और आपके सीने में जो खाली जगह होती है गाइस उसे कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। तो इन दोनों कैविटियों को, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को अलग करने का कार्य कौन करता है? ये भैया डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम करता है। बोलो, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई? मैंने कहा कि डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है। इसकी लोकेशन क्या है? तो बीनीथ लंग्स यानी कि फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को अलग करने का कार्य करता है।
इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये डायग्राम समझ में आया आपको? गाइज अगर आपने पहले की 4 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथियों, पहले की 4 क्लास देख लेना, तब जाके आपको सारी कहानी समझ में आएगी। गाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ये चीजें पहले पढ़ी हुई चीज है बेटा। ये तो आज तो सिर्फ मैंने ये पढ़ाया आपको डायफ्राम, तो ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया। 2 बार रिवीजन करा चुका कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशी अंग, क्योंकि ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो ऑर्गन, कहने का मतलब जो ऊतकों से मिलकर के बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है? वो अंग कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। बीनीथ लंग्स फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, श्वसन की दर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को अलग करने का कार्य करता है। अभी तक मैंने इतना ही बताया है आपको डायफ्राम के बारे में। तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब हम डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में और बताता हूं। वो चीज क्या है साथियों? वो है भैया ब्रीथिंग। आपने सुना होगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है साथियों श्वास लेना और भैया श्वास छोड़ना। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, कहने का मतलब ये 2 स्टेप में पूर्ण होता है साथियों। पहली स्टेप है श्वास लेना और दूसरी स्टेप क्या है? श्वास छोड़ना। और श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही क्या कहलाता है साथियों? ब्रीथिंग कहलाता है। पहले मुझे ये बताओ, एक होता है रेस्पिरेशन। वो क्या होता है गाइज? ग्लूकोज को तोड़ना और ऊर्जा का निर्माण करना ही साथियों श्वसन कहलाता है। अगर मैं देखूं तो वैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि श्वसन क्या होता है शुरुआत में। देखिए गाइस, जब हम श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? तो आप कहोगे भैया एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। और हवा में क्या होता है गाइस? तो ऑक्सीजन होता है भैया 21%, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% और नाइट्रोजन होती है भैया 78%। लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं भैया 16%, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 3 से 4% और नाइट्रोजन छोड़ते हैं साथियों 78%। आप देखोगे साथियों अच्छे से तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया है साथियों तो किस में आया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन साथियों ने 21% ली थी, लेकिन छोड़ी कितनी? 16%। आप कहोगे भैया कि ये 5% गई कहां? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है साथियों कि C6H12O6 ग्लूकोज ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी यानी कि एनर्जी बनती है। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बेटा ये जो 21% ऑक्सीजन है, इसमें से हमारी कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 से 5% ऑक्सीजन काफी होती है। अगर ज्यादा लेंगे, अगर ज्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे, ये 21% लेंगे बेटा, तो आपके शरीर से धुआं उठने लग जाएगा, आपका शरीर जलने लग जाएगा। हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बेटा ऑक्सीजन कितना चाहिए? 4 से 5% चाहिए। और बेटा जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब हमने श्वास लिया जब तो 0.03% था, लेकिन बेटा जब मैंने एक्सीलेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसे शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। अगर हम इसे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, एक्सीलेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को साथियों कितना बनता है? 3 से 4% बनता है। इतनी बात क्लियर है गाइस? जिसका 25% तो परिवहन होता है, बनता तो ज्यादा है, 25% तो परिवहन होता है और 75% साथियों कार्बनिक अम्ल बना लेता है जल के साथ में जुड़ करके। तो कहने का मतलब 3 से 4% ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आया और ऑक्सीजन गाइस यहां गायब हुआ, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। बोलो ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखिए साथियों, जब हम श्वास लेते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है हमारा?
ये है भैया हमारा लंग्स। ये क्या है? आपका लंग्स है। और लंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है साथियों? ये होता है भैया आपका डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या है? एक मांसपेशीय अंग है। तो गाइस जब भी आप श्वास लेते हो बेटा तो ये डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। तो श्वास लेने पर साथियों ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। और जब आप श्वास छोड़ते हो बेटा तो ये डायफ्राम ऊपर, कहने का मतलब ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर उठ वापस पहले की स्थिति में आ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। देखिए बेटा जब आप श्वास लेते हो तो आपके फेफड़ों में हवा भरी, फेफड़ों में हवा भरी बेटा तो ये नीचे की ओर जाता है। तो बेटा अगर ये फेफड़ा दबेगा, हवा भरी, इसमें प्रेशर लगेगा तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। और जब आप श्वास छोड़ते हो तो आपके फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। तो बेटा ये जो डायफ्राम है बेटा ये ऊपर की ओर चला जाता है, वापस जिस स्थान पर है बेटा उस स्थान पर चला जाता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात साथियों, जब भी हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों का आकार बढ़ता है। फेफड़ों का आकार जो है भैया वो बढ़ता है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो भैया फेफड़ों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए जब आपने श्वास लिया तो आपके फेफड़ों में साथियों हवा भरी, और हवा भरेगी साथियों तो कहने का मतलब इसका आकार बढ़ेगा, फूल जाएगा। देखो फूला ना, अब जैसे श्वास छोड़ता हुआ वापस कम हो जाएगा, ऐसे बेटा। ये सारी चीजें आपको समझ में आई? ओके, और बात करते हैं साथियों। तो जब भी हम श्वास लेते हैं साथियों तो आपके फेफड़ों में हवा भरती है, आपके फेफड़ों में बेटा हवा भरती है। जब हम श्वास लेते हैं तो आपके फेफड़ों में हवा भरती है, और जब आप श्वास छोड़ते हो तो आपके फेफड़ों से हवा बाहर जाती है। बोलो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा कि जब भी आप श्वास लेते हो तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है क्योंकि उसमें हवा भर जाती है और आकार बड़ा हो जाता है इसके कारण। ठीक है, जब भी आप श्वास छोड़ते हो साथियों तो हवा बाहर जाती है, यानी कि इसका आकार छोटा होता है, और ऊपर की ओर डायफ्राम वापस चला जाता है। ये तीनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भैया जी। आशा करता हूं यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। सॉरी, जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पर या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम हमारी वीडियो की तमाम अपडेटें देते रहते हैं। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर की MCQ करवा रखी है और बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा भैया। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चले भैया, ओके ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिंदी में कहा जाता है श्वसनी वर्णक। क्या होता है गाइस श्वसनी वर्णक? देखिए क्या होता है श्वसनी वर्णक? रेस्पिरेशन के दौरान आई हुई हवा को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करने का कार्य जो पिगमेंट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे श्वसनी वर्णक कहा जाता है। वह वर्णक जो साथियों रेस्पिरेशन के थ्रू आई हुई हवा को हमारी बॉडी में
ट्रांसफर करने का कार्य करता है, उस वर्णक को क्या कहा जाता है? उस वर्णक को श्वसनीय वर्णक कहा जाता है। देखिए, रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई हवा को हमारे बॉडी में परिवहन या ट्रांसफर करने का कार्य जो पिगमेंट करता है गाइज, वो क्या है भैया? वो है श्वसनीय वर्णक। और हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई हवा को साथियों कौन घुमाता है? तो गाइज, रेस्पिरेशन के थ्रू आई हुई हवा में से कौन घुलता है हमारे ब्लड में? ऑक्सीजन घुलता है। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ में। ये हीमोग्लोबिन साथियों ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है 97%। तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसनीय वर्णक क्या हो गया साथियों? हीमोग्लोबिन हो गया। देखिए, रेस्पिरेशन के थ्रू आई हुई हवा को हमारी बॉडी में जो ट्रांसफर करवाने का कार्य करता है वही कहलाता है साथियों श्वसनीय वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और आपको पता है रेस्पिरेशन के थ्रू आई हुई हवा में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुलकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। कौन लेके जाता है? तो हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है। तो हीमोग्लोबिन साथियों हमारा क्या है? श्वसनीय वर्णक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा और भैया मोलस्का जो फाइलम है, इस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है? इस संघ के प्राणियों के ब्लड का रंग नीला होता है। तो इनका भी आपसे श्वसनीय वर्णक पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा जाता है। तो क्या है भैया? हीमोसाइनिन है। हीमोसाइनिन है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का श्वसनीय वर्णक पूछे तो बता देना हीमोसाइनिन, और हमारा श्वसनीय वर्णक कहने का मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछे तो बता देना हीमोग्लोबिन है। क्योंकि रेस्पिरेशन की सहायता से आई हुई हवा को हमारी बॉडी में जो ट्रांसफर कराने का कार्य करता है वो कौन है? हीमोग्लोबिन है साथियों। यही हमारा श्वसनीय वर्णक है। इतनी बात क्लियर है भैया? ओके। अब मुझे ये बताओ साथियों कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं गाइज, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 मिनट में आपको पता है कि 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, ये तो अडल्ट का है साथियों, जो छोटा बच्चा होता है वो 20 बार लेता है। जल्दी जल्दी सांस लेता, आपने देखा होगा। बोलो बोलो भैया, क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। मिटा दूं साथियों, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, श्वसनीय आयतन की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम श्वसनीय आयतन या फिर भैया टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टीवी भी लिखा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। क्या होता है साथियों ये श्वसनीय आयतन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? तो गाइस, सामान्य श्वसन में आपने कितना श्वास लिया है और कितना आपने छोड़ा है, गाइज वो आयतन होता है श्वसनीय आयतन। तो भैया हम 500 ml एवरेजन जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो 500 ml हमारा आयतन निकल के आता है। सामान्य स्थिति में जितना आपने श्वास लिया है और कितना आपने छोड़ा है वो वॉल्यूम क्या कहलाता है साथियों? श्वसनीय आयतन कहलाता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। सामान्य श्वसन में जितना आपने श्वास लिया और जितना छोड़ा उस आयतन को क्या कहा जाता है साथियों? उस आयतन को कहा जाता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यानी कि श्वसनीय आयतन। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर का
मानव शरीर का श्वसनीय ईंधन क्या है? तो मुझे बता सकते हो क्या है श्वसनीय ईंधन? श्वसनीय ईंधन क्या है? तो आपको आंसर देना है ग्लूकोज, क्योंकि आपको पता है C6H12O6 इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ATP ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारा ईंधन क्या हो गया गाइस? श्वसनीय ईंधन ग्लूकोज होगा, और ये ग्लूकोज का ही सूत्र है भैया। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है गाइज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगला कि मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? जब भी आप बाजार में जाते हो कुछ खरीदने, तो क्या दे के आते हो? पैसे दे के आते हो। लेकिन आप अगर यहाँ बैठकर काम कर रहे हो तो क्या खर्च करोगे? ATP खर्च करोगे। तो मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है साथियों? ATP है। और ATP की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये है भैया आपकी ATP की फुल फॉर्म। तो हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP एनर्जी। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है साथियों? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद, श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद। तो श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है साथियों? ये श्वसन की क्रियाएं तो है, और है क्या? तो इसका अंतिम उत्पाद है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी यानी कि ATP। और ये क्या है साथियों? ये तो है इधर वाला, ये तो है अभिकारक, और ये क्या है? ये है उत्पाद। तो श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है साथियों? ये मुझे बताओ। और बात करें साथियों तो श्वसन की प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र कौन सा है साथियों? तो भैया श्वसन की क्रिया को मापने वाला यंत्र है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर वह यंत्र है साथियों जो भैया श्वसन की क्रिया को मेजर करता है, श्वसन की प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र है। बोलो, इतनी बात क्लियर है गाइज? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन की प्रक्रिया को संतुलन बनाए रखने का कार्य ब्रेन का कौन सा भाग करता है? मैंने कहा अगला क्वेश्चन है कि भैया जो श्वसन की प्रक्रिया है इसको संतुलन बनाए रखने का कार्य ब्रेन का कौन सा भाग करता है? तो बता देना भैया पोन्स वेरोलाई। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया श्वसन तंत्र को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाए तो पोन्स वेरोलाई है। और श्वसन तंत्र को मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? MO, जिसे आप कहते हो भैया मेडुला ओब्लोंगाटा। ये क्वेश्चन साथियों आपसे बार बार पूछे जाते हैं भैया। एक बार और रिवीजन करवाता हूं। मानव शरीर का श्वसनीय ईंधन क्या है? तो ग्लूकोज है। देख लीजिए। मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ATP है। गाइज अगर आपने मेरा ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको करवा रहा हूं वो। श्वसन की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। श्वसन की प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र स्पाइरोमीटर है। श्वसन की प्रक्रिया को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ब्रेन का कौन सा भाग करता है? तो पोन्स वेरोलाई करता है। श्वसन तंत्र को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? ब्रेन का कौन सा भाग करता है? MO करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा करता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो भैया, समझ में आ रहा है? अब गैसों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है साथियों? वो देखिए। उससे पहले ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, आगे चलते हैं, मिटा देता हूं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं
कि भैया गैसों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो गाइज ऑक्सीजन को जो प्लाज्मा होता है ना, ब्लड में होता है प्लाज्मा, कहाँ होता है, ब्लड में, ये करता है भैया 3%। और दूसरी बात करें तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन HAEM, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है, एक आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो बेटा इसमें से जो ऑक्सीजन को ये हीम है, ये जो आयरन कंपाउंड है, ये 97% ट्रांसपोर्ट करता है। इतनी बात क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो भैया जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा करता है बेटा 7%। और बात करें तो ये जो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये ग्लोबिन जो प्रोटीन है बेटा, ये करता है 20 से 25%। और इसे नाम दिया जाता है साथियों कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। जब साथियों कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। तो और भैया एवरेज 70% बात करें तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भैया जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ये आगे जाके आयंस में टूट जाता है साथियों H+ और H+CO3-, ये होता है कार्बोनेट, ये होता है कार्बोनेट। तो कुछ इस तरीके से साथियों ऑक्सीजन और भैया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्लाज्मा 3%, हीमोग्लोबिन 97% इसमें हीम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा 7%। कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन 20 से 25%, दो नाम दिए जाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बन डाइऑक्साइड है 70% जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेती है, फिर आगे आयंस में टूट जाता है H+ और H+CO3-, ये होता है कार्बोनेट। तो कुछ इस तरीके से परिवहन होता है बेटा इनका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये चैप्टर गाइज आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है। मैंने बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किया था इस चैप्टर को और बहुत लेवल तक लेके गया हूँ। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर सफिशिएंट रहेगा। आशा करता हूँ ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।